वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस पेपर में सीटेट पेपर 2 का जो सोशल साइंस है हमारा, ठीक है, उसमें जो हमारे पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल साइंस के जो 60 नंबर का आता है, हम जानते हैं कि इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स के पूछे जाते हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ आपके पेडागोजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो हमें परेशान करते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, इनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ताकि हमारी एक अच्छी समझ बन सके और इन क्वेश्चंस को हम आसानी से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारे पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं, यानी कि शैक्षणिक मुद्दे वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोशल साइंस के पेपर में, उसको पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है कि मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावित विधि क्या होगी। यानी कि मस्जिद के विषय पर जो है बच्चों को आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे प्रभावी विधि क्या होगी। मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती, यानी कि कोई एक कहानी आपने सुना दी। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं, कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। कहानी सुनने से जो है उनके अंतर्गत ऐतिहासिक कल्पना नहीं जागृत होगी। किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, यानी कि कोई आकर के मौलाना आकर के आपके उसके बारे में बता दे, ऐसा भी नहीं, ठीक है। किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो फिल्म दिखाओगे तब भी जो है बच्चा केवल उसको केवल सुनेगा, देखेगा। जबकि जो है आप लोगों ने शैक्षणिक मुद्दे से मतलब कि पेडागोजी में आपने पढ़ाई है कि किसी चीज़ को कर कर सीखने से जो है ज़्यादा हमें समझ में आता है। तो अगर किसी स्थानीय मस्जिद की हम लोग यात्रा आयोजित करवा देते हैं, बच्चे वहाँ पे जा कर के उसे देखें, तो उसको आसानी से वो सीख सकते हैं, ठीक है ना। उसको जो है आसानी से उनके अंतर्गत जो है एक भावना जागृत होगी। ओके। प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ज्ञान सुगम ढंग से मिलता है, यानी कि ये आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जा कर के देखेंगे तो इनको आसानी से वो चीज़ समझ में आएगी और ये कभी नहीं भूलेंगे उसको, जिससे विद्यार्थियों में सामाजिक और सहयोग की भावना का विकास भी जागृत होगा, ठीक है। तो विकास की भावना, सहयोग की भावना, ये सब भी उनके अंतर्गत जागृत होगा, क्योंकि सभी धर्मों के लोग जो है, सभी धर्मों के छात्र होंगे उसमें जो उस मस्जिद की विजिट करने जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मानचित्र, सिक्के और समय रेखा ये किस चीज़ के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोग है। तो मानचित्र हो गया, सिक्के और समय रेखा किस चीज़ में भाई काम आएगा। ये अर्थशास्त्र में काम आएगा। मानचित्र का काम नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मानचित्र से क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल हम जो है ये देखेंगे किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ तक है, सिक्के की क्या ज़रूरत है, समय रेखा की क्या ज़रूरत है, कोई मतलब नहीं। समाज शास्त्र भी इसमें नहीं आएगा। तो हम सब जानते हैं कि ये मानचित्र हो गया, सिक्के और समय रेखा। समय रेखा का क्या मतलब है कि कौन सा जो है, कौन सी चीज़ कब हुई, किस समय पे हुई, ठीक है। जैसे 1526 में ये युद्ध हुआ, ये हुआ, तो ये सब हमारे किस में मिलता है, ये सब हमें मिलता है आपका इतिहास में मिलता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये सभी चीज़ें जो है किस चीज़ की शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं, तो इतिहास के शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ठीक। अब देखिए एक इसके बारे में एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कभी पूछ लेता है कि इतिहास शिक्षण क्यों ज़रूरी है, तो इतिहास की जो घटनाएं होती हैं ये किसी विशेष समय में मानव व्यवहार के उदाहरणों को व्यक्त करती हैं, यानी कि उस एक विशेष समय में मानव ने क्या व्यवहार व्यक्त किया था, उस समय जो है मानव का व्यवहार क्या था। अतः इसका अध्ययन वर्तमान समय में हमारे व्यवहार को आवश्यक मार्गदर्शन देने में सहायक सिद्ध होगा, यानी कि जो गलती उस समय जो है मानव ने की थी वो गलती हम वर्तमान समय में ना करें, इसीलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हम जानते हैं कि कम्युनिटी जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में। अब आपको बताना है क्यों। क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। ऐसी कोई बात नहीं है सस्ता सुलभ। वृद्ध लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय है, ये भी आपको जो है गलत ही लग रहा होगा, ठीक है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि समुदाय ने कोई चीज़ कह दी तो उसका आलोचना नहीं हो सकता, तो ये भी आपका गलत है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, अगर कोई समुदाय जो है, समुदाय में जो है बच्चों को ले जाएंगे, समुदाय के लोग आएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनको वास्तविक परिस्थिति देखने का अवसर मिलेगा बच्चों को, ठीक है। तो ये जो है वास्तविक परिस्थिति में बच्चों को सीखने का अवसर देगा। कौन? समुदाय। सामाजिक विज्ञान में ये आपका पता ही है, समुदाय जो है क्या है, बालक की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सक्रिय और अनौपचारिक साधन है, ठीक है। जो समुदाय है ये बालक की शिक्षा का एक सक्रिय साधन है, ठीक है, और एक अनौपचारिक साधन है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बच्चों को सामाजिक और राजनीतिक जीवन
काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। यानी कि जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जो हमारा नागरिक शास्त्र है, सामाजिक और नागरिक जीवन, ये हम काल्पनिक वृत्तांत, कोई जो है उनको एक कहानी की तरह, कोई एक काल्पनिक कहानी लें, उसके हिसाब से बताएं, या फिर कोई केस स्टडी यानी कि पहले कोई चीज़ हुई है, ठीक है, उसके बारे में उन्हें बताएं, या फिर अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए ताकि बच्चों के अनुभव, यानी कि कुछ बच्चों का जो है किसी चीज़ से अनुभव जुड़ा होगा नागरिक शास्त्र से संबंधित, तो उस अनुभवों को जोड़कर हम पढ़ाएं। और दूसरा कथन क्या कहता है? दूसरा कथन कहता है कि बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है और पहला कथन भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। यानी कि ये आपके ठोस माध्यम ही होंगे। अगर कोई केस स्टडी है, यानी कि कोई चीज़ पहले हुई है, तो उस आधार पर अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो ज़्यादा समझेगा। या फिर बच्चों के अनुभव से कोई चीज़ जुड़ी है और आप उसको समझा रहे हो, तब भी वो ज़्यादा समझेगा। तो बच्चे ठोस अनुभव से सीख रहे हैं, तो ए और बी आपका दोनों ही सही है, ठीक। और यहाँ का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्यान भी है। देखिए यहाँ पे भी अनुभवों की बात की जा रही है और दूसरे में ये लिख रखा है कि बच्चे अनुभवों के माध्यम से ही सीखते हैं। तो ए का जो सही व्याख्यान है ये बी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया सी। ओके, अब देखिए, अनुभव से सीखने का मतलब होता है खुद करके सीखना। यदि किसी और को करते हुए देखकर या किसी को सुनकर या किताब पढ़कर सीखने से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। यानी कि अनुभव से सीखना ये बिल्कुल अलग होता है। इस तरह अनुभव से हासिल समझ जो है ये सीखने वालों में आत्मविश्वास पैदा करती है। यानी कि अगर आपने अनुभव से कोई चीज़ सीखा है तो आपके अंतर्गत कॉन्फिडेंस होगा, और ये कॉन्फिडेंस किसी किताबी ज्ञान से आपको नहीं मिलेगा, ये अनुभव से ही आपको मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास मिथ्या है। इतिहास मिथ्या है क्या? यानी कि कह रहा है कि इतिहास झूठ है। तो इतिहास क्या झूठ है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इतिहास झूठ नहीं है। इतिहास जबकि तथ्यों पर आधारित है, वहाँ पे स्रोत मिलते हैं, स्रोतों के आधार पर इतिहास की व्याख्या होती है। इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है, तो दूसरा कथन आपका सही है। यानी कि जो हमारे प्राचीन स्रोत मिलते रहते हैं, उनके आधार पर हम इतिहास की व्याख्या करते हैं, लेकिन इतिहास झूठा नहीं है। तो पहला तो आपका जो दिया है मिथ्या है, ये आपका कथन ही गलत है। तो दूसरा कथन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही है किंतु बी गलत है। नहीं, ए तो गलत है। तो ए गलत है किंतु बी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो इतिहास स्रोतों पर आधारित, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित, जैसे कि भारत का इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद हो गया, या फिर अन्य वेद जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर पुराण, स्मृति ग्रंथ, इन सब पे आधारित है ना भारत का जो इतिहास है। किस तरह से हम जानते हैं कि हाँ उस समय कौन सी चीज़ें होती थी। तो ये सभी स्रोत हैं, इनका जो है हम लोगों ने व्याख्या किया है, इसके आधार पर इतिहास हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो कथन है। तो कथन एक क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे के विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। तो जो हमारा सामाजिक विज्ञान है इसका पाठ्यक्रम बढ़ सकता है, ऐसा कह रहा है। तो पाठ्यक्रम तो बढ़ ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में जितनी चीज़ें थी उतनी रहेंगी। कल को कोई और नई चीज़ आपको खुदाई में मिल जाए, कोई और स्रोत मिल जाए, तो आप उससे नई चीज़ें बना लोगे कि हाँ इस समय ऐसा ऐसा रहा होगा। या फिर ज्योग्राफी में कोई और आपने खोज कर ली, ठीक है, तो वो आपका पाठ्यक्रम बढ़ जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में नए कानून बन गए या फिर कुछ और नई चीज़ें आ गई, तो वो सब उसका पाठ्यक्रम बढ़ने की संभावना हमेशा आपकी बनी रहती है, ठीक है। तो ये कथन तो आपका सही है। बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो ये कथन भी हमने सही है। कितनी बार हमने सीडीपी में पढ़ा है कि बच्चे बाहरी दुनिया के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, अब उनके अनुभव जो है पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित होंगे या फिर ज्योग्राफी वाली चीज़ें कोई उन्होंने देखी होगी, तो ये सारे अनुभव क्या करते हैं, वो लेकर के कक्षा में आते हैं। तो कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्यान क्या है? बी है, ठीक है। तो ये बाहरी अनुभव ही हैं, जिससे क्या होता है कि पाठ्यक्रम जो है इसके बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है, ठीक है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है, हमने देखा, क्योंकि इसमें सभी पक्ष आते हैं, जिसके द्वारा विद्यालय हो गया, कक्षा हो गया, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, इन सभी क्षेत्रों में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनसे छात्र अनुभव प्राप्त करते हैं। और बच्चे जो है ये बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को लेकर के कहाँ पे आते हैं? अपने कक्षा में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 नंबर क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक क्रियाएं
एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहाँ पाठ्य पुस्तक मुद्दों को समझने के एक विशेष रास्ता होती हैं, या फिर एक बंद बक्से की तरह विकसित होती है। तो कोई भी पुस्तक बंद बक्से की तरह विकसित नहीं होगी आपकी। अतीत की मुख्य धारा से का लेखा जोखा होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी चीज़ हो गई है, केवल उसी के बारे में वो बताई जा रही है, ठीक है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। तो एक परिवर्तनात्मक यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन लाती है समाज में, ठीक है, इस दस्तावेज के रूप में बनती है। पहला तो सही मतलब चौथा तो डी वाला सही है। लेकिन मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है। तो मुद्दे, कोई भी मुद्दे हों, आपका उस समय वो किस स्थिति में था, क्या हम उसको समझ सकते हैं? तो जी हाँ, उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम जो है उसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक समय पर एक मुद्दे की क्या विशेषता रही होगी, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और डी, ठीक है ना, ए और डी। देखिए दो आपका क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये बंद बक्से की तरह, तो ऐसे कोई चीज़ भी चीज़ होगी जो नेगेटिव होगी वो आपका गलत ही होता है। आपके सीटेट में आपको पता है अतीत की मुख्य धारा का, यानी कि अतीत में कोई भी चीज़ ऐसी हो गई थी, केवल उसी का लेखा जोखा रख के रखी है, उसमें अपना कोई भी मत नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई बात नहीं है। और ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत 3 समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ज्ञान का स्वरूप क्या है, और ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, यानी कि वो ज्ञान जो है कसौटियों पर खरा उतरता है या नहीं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती हैं, इन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि स्रोत थीम पर चर्चा करते हुए, स्रोत यानी कि जो आपका सोर्स है, कहाँ से कोई भी चीज़ प्राप्त होती है, तो ऐसी आपने बनाया एक थीम जिसका नाम क्या है, स्रोत यानी कि सोर्सेज। तो इस पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता कैसे बढ़ा सकता है? अधिगमकर्ता के जीवन से जुड़ाव से बचने, यानी कि कोई स्रोत है तो अधिगमकर्ता के जीवन से जुड़ाव करने से बचेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जो भी शिक्षार्थी हैं उनके जीवन से चीज़ों को जोड़ के पढ़ाना है। यहाँ पे लिख रहा है कि जुड़ाव से बचना है, तो गलत है। स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अपने स्वयं की व्याख्या बनाने के लिए हतोत्साहित करना, तो किसी को हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना है, ये आपका गलत हो गया। प्रश्न पूछना और सूचना के कोश में अभिवृद्धि करना, तो उसके लिए उस सोर्स से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ताकि उनके जो इनकी इन्फॉर्मेशन है उसमें जो है वृद्धि हो सके। तो ये तो आपका सही हो गया। इसके अलावा जो भी आपके स्रोत हैं उस पर हम उन्हें और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे कि आप इन स्रोतों को और अधिक जो है ज्ञान प्राप्त करिए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी किस में है? जो बी और डी सही है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो सी में हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर बी और डी, तो ये हमारे क्या हो गए, सही आंसर हो गए। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? तो 9 बोल रहा है कि कक्षा में न ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति जो है कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए जो है सामाजिक शिक्षक किस तरह से व्यवहार करेंगे? वे उन्हें और अधिक तिथियों और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे? जी नहीं, याद नहीं करवाना है कोई चीज़। उनसे बातचीत करेंगे तथा उनकी अरुचि जानने का प्रयास करेंगे? जी हाँ, ये तो हम कर सकते हैं कि आखिर में आपको ये क्लास क्यों नहीं पसंद आ रही है, वो जानने का प्रयास तो करेंगे ही। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा, यहाँ पे साझा है, साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि जो भी हम चर्चा कर रहे थे आपके सोशल साइंस में, उसके आसपास जो उनके अनुभव थे, यानी कि बच्चों के अनुभव हम पूछेंगे कि आपके क्या अनुभव थे इस चीज़ के बारे में। तो बच्चों का अनुभव हमें पूछना है हमेशा, ठीक है। बच्चों को अनुभवों को प्राथमिकता देनी है। उन्हें बहुत कठिन कार्यपत्र और गृह कार्य देंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम इन्हें गृह कार्य दे देंगे कठिन सा। तो बी और आपका सी जो है जिसमें सही होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा बी और सी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो इस तरह से जो आपके कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी ऐसा आप इस तरह से आंसर मत लगा दिया करो। हम लोग अधिकतर में क्या रहते हैं कि जल्दी में रहते हैं, ठीक है, जल्दी में रहते हैं। हमें लगता है कि तिथि को याद करने का नहीं, ये वाला नहीं है, उन लगेगा कि हाँ उनसे बातचीत करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। हम तुरंत गोला बना देते हैं बी वाले पे, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको नीचे देखना है, नीचे ऑप्शन तो आपके नीचे दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी आपके दूसरे कथन भी सही हो सकते हैं, तो इस तरह से हमें ध्यान देना है। ओके, तो क्वेश्चन जब आप करते रहो तो आपको जो है इतना जो है माइंड को शांत रखना है, ठीक है। जल्दी में कोई चीज़ का आंसर नहीं कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए?
उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों का निर्माण करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, यानी कि शिक्षार्थी क्या करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षार्थियों के सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। देखिए, जब भी शिक्षार्थियों के अनुभव आएंगे, ठीक है, अनुभवों को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है, अनुभवों को प्राथमिकता देनी है, तो ये तो हमेशा आपका सही होगा। ठीक है, ये आप हमेशा सही करनिएंगे कि अनुभव से सीख रहा है बच्चा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमेशा आप सही करोगे। शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण एकदम पर्यावरण प्रदान करना गलत है। सृजनात्मक विचारों को रटने का अगर बात आ गया तो सीधा गलत हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, अनुभवों को, तो ये वाला प्रश्न निर्माण वाला बात हम गलत कर देंगे। केवल हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चों के अनुभवों को प्रचुरता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर शिक्षक जो है किसी भी बच्चे के अनुभवों को प्राथमिकता देता है तो बालक जो है क्या सोचता है कि उसको लगता है कि उसके सोच विचार को भी सम्मान दिया जा रहा है, यानी कि वो जो छात्र जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, और इससे शिक्षार्थी क्या होंगे, और अच्छे ढंग से पढ़ाई का काम करेंगे। ठीक है ना, सीखने का काम और अच्छे ढंग से करेंगे अगर उसके विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके अनुभवों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसीलिए हमें अनुभवों को हमेशा प्राथमिकता देनी है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी दो कथन दे रखे हैं, कथन ए और बी। तो ए कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि अगर कोई विवादास्पद मुद्दा है तो हमें उसको नहीं पढ़ाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा ये आपका गलत हो गया। हमें सभी चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई विवाद वाला मुद्दा है तो उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है, यानी कि विवाद क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इतिहास जो होता है उसमें जो यानी कि कोई स्रोत है, जैसे कि हमने जो है कोई मूर्ति पाली, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की मूर्ति है, तो उसको अब वो अपने आप तो बताता नहीं है कि मैं किस लिए बनाया गया था, ये मूर्ति किस लिए बनाई गई थी। हम लोग वो स्रोत को देखते हैं, वो मूर्ति या भी कोई खुदाई में चीज़ मिली है तो उसको अपने हिसाब से इतिहासकार उसकी व्याख्या करता है कि ये इस समय मिली है, इस तरह की मूर्ति बनी है, तो इसमें जो है जैसे कि बैल का सींग का मिला था तो लोग इसकी पूजा करते होंगे, इस तरह से हम अपने आप से ही बना लेते हैं। वो तो बताता नहीं है, यानी कि जो मूर्ति मिली है वो तो बोलती नहीं है। तो इसीलिए जो है, और दूसरा फिर कोई दूसरा इतिहासकार आएगा वो कहेगा नहीं, ये लोग पूजा नहीं करते थे, ये बस केवल बैल का जो है सींग है, ठीक है, इसको इस तरह से ये कम करते थे। तो अलग अलग लोग जो है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, विवाद होता है कि नहीं, ये कहता है ये सही है, ये जो चीज़ मिली है इसके हिसाब से, दूसरा कहता है ये सही है। तो इसीलिए विवाद उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना है। तो ठीक है ना, यहाँ पे लिखा कि इसको पढ़ाने से बचना चाहिए, गलत है, जबकि दूसरा आपका सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए गलत है किंतु बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ठीक है, यानी कि समय और स्थान की समझ हमें विकसित करनी है तो केवल मानचित्र का उपयोग करेंगे, तो मानचित्र से तो केवल स्थान मिलेगा। केवल समय रेखा, तो इससे केवल समय मिलेगा, तो ये भी नहीं। तो मानचित्र और समय रेखा यानी कि दोनों चीज़ का जब उपयोग करेंगे तभी हमें स्थान की समझ भी होगी और समय की समझ भी होगी, तो दोनों की समझ हमें करनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानचित्र और समय रेखाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज उस सिराज ने किया जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व के भागों का समावेश नहीं था। देखिए, मिनहाज सिराज जो था ये जब आया था तो ये आपके भारत के उत्तरी भाग में ही आया था। इसको लगता था कि भारत यहीं पे है, यही इतना ही जो क्षेत्र है यही वाला भारत है जो उत्तर भारत का क्षेत्र था। ठीक है, तो उसने उसमें केवल उसी का प्रयोग किया, वो उत्तर पूर्व के भारत में गया ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे उसका समावेश इसमें नहीं था। तो ये तो पहला वाला कथन आपका सही हो गया। तो उसने हिंदुस्तान शब्द का, ये तो बाहर से आया था, इसको नहीं पता था कि उत्तर पूर्व भारत भी जो है भारत का ही क्षेत्र है। ये जिस जगह पे आया उसी जगह को लगा कि हाँ यही भारत है। उत्तर भारत में आया था, उसको लगा उत्तर भारत है, तो उत्तर पूर्व का उसमें समावेश नहीं था। सही है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ठीक है, यानी कि सही बोल रहा है कि अगर इतिहासकार जो है, कोई भी जो है व्यक्ति आज इतिहास पढ़ा रहा है तो उसको पता है कि भारत में जो है उत्तर भारत भी है, दक्षिण भारत भी है और उत्तर पूर्व का भी भारत है। ठीक है, यानी कि
उसे तो अभी के बारे में पता है, लेकिन उस समय जब हिंदुस्तान शब्द था, यानी कि मिन्हाजुस सिराज के समय का जब वो हिंदुस्तान का वर्णन करेगा इतिहास का शिक्षक, तो उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ उस समय मिन्हाजुस सिराज ने जो है उत्तर पूर्व भारत को जो है भारत में शामिल नहीं किया था, यानी कि यहाँ पे जो भारत था उसको शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो हमें जो है सावधान रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे जो है कितनी चीज़ें जो है उस चीज़ में एक क्षेत्र में शामिल थीं। यानी कि जब मिन्हाजुस सिराज ने हिंदुस्तान कहा तो उसका क्या मतलब था, वर्तमान समय में हम हिंदुस्तान कहेंगे तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये हमारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हाँ, इसका जो ऑप्शन था ये ऑप्शन सी ही है। ठीक, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और ए जो है ये बी का सही व्याख्यान है। ठीक है, यानी कि यही चीज़ है, उस समय हिंदुस्तान का प्रयोग उसने इस तरह से किया था, और हमें जो है सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो उस समय देखिए, उस समय हिंदुस्तान का अलग अर्थ था, वर्तमान समय में अलग अर्थ है, तो ये जो है इसका सही व्याख्या भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मिन्हाजुस सिराज के बारे में जो दिया गया है, ये 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान आया तो उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल उस क्षेत्र के लिए किया जिसमें उत्तर भारत का पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच वाला क्षेत्र ही शामिल था। तो ये केवल उतने ही भाग को हिंदुस्तान समझता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, यानी कि भोपाल में आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, और आपको पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्री विधि क्या होगी। यानी कि पहले समय में कैसे लोग रहते थे इतिहास में जो है, यानी कि सबसे पहले प्राचीन काल में की बात आपको बतानी है बच्चों को, तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होगी? भीमबेटका का भ्रमण। तो आपको पता है कि भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। तो आप क्या करोगे? भीमबेटका का भ्रमण करोगे, या फिर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित एक पुस्तक से पाठ्यक्रम की चर्चा करोगे, यानी कि एक पुस्तक लोगे और उससे जो है पढ़ाओगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ कोई विशेषज्ञ आके बता देगा, ये भी गलत है। एक अभिलेखागार का भ्रमण, यानी कि अब आपके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो भीमबेटका का भ्रमण करो आप, तो भीमबेटका का देखो, अभिलेखागार में जो चीज़ें रखी है केवल आप उन्हीं को दिखाओगे, लेकिन अगर आप भीमबेटका की गुफाओं का भ्रमण करोगे तो उससे बच्चे वहाँ के रियल टाइम में जो चीज़ें थी वो चीज़ें देखेंगे और उसको ज़्यादा समझेंगे। तो इसका जो सबसे सर्वोत्तम शिक्षण विधि होगी वो होगा कि आप मध्य प्रदेश में हो तो आप क्या करो, रायसेन जिले में जाकर के बच्चों को भीमबेटका का भ्रमण कराओ। ठीक है, तो सबसे अच्छी विधि यही है, लेकिन ऐसा जो है व्यवहार में होता नहीं है, इतना कोई नहीं लेके टहलता है बच्चों को, ना ही उसके पास फंड होते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छी विधि आपकी यही होगी। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि उस जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें जो है बहुत सारे पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में, ठीक है, उसको समझने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों को जो है प्रयोग में ला सकते हैं। पंजाब से लाए गए काले एवं लाल रंग के मृदभांड। तो काले और लाल रंग के मिट्टी के बने बर्तनों से हमें क्या हम भारत के विभाजन को समझा पाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। कथानक, यानी कि उस समय भारत का जब विभाजन हुआ था तो उस समय की कहानियाँ हम बताएंगे, हाँ बता सकते हैं। छवियाँ, यानी कि उस समय की जो आपके चित्र थे उनको दिखा सकते हैं भारत के विभाजन के समय की, जी हाँ ये भी कर सकते हैं। आहत सिक्के, तो आहत सिक्कों से हम जो है भारत के विभाजन के बारे में क्या समझा पाएंगे? कुछ नहीं। उस समय के आहत सिक्कों से क्या मतलब? तो हम लोगों को जो है भारत के विभाजन के संबंध में कहानियाँ बता सकते हैं और छवियाँ दिखा सकते हैं, उस समय जो है क्या मंजर था, किस तरह से जो है चीज़ें थी, ये बच्चों को बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, जिसमें दिया है बी और सी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको। तो इसमें जो हमारा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका जो है इसका निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का? हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि इतिहास आप पढ़ा रहे हो तो उस समय पर जो है बच्चों का एक पर्सपेक्टिव बना देना, एक दृष्टिकोण बना देना कि हाँ उस समय इस तरह की चीज़ें थी। तो ये तो हमारा क्या हो सकता है? सही हो सकता है। ओके, तिथियों को सटीक रूप से कंठस्थ कराना। तो देखो जहाँ पे याद कराने वाली चीज़ आएंगी उसको आप गलत कर दोगे। हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, जी नहीं, हमारा अतीत जिस तरह का है हमें केवल उसी तरह का बताना है। ठीक है, उसको जो है हमें अपने आप से गौरवशाली नहीं बना देना है, जो हमारा अतीत है केवल वही बताना है, एकदम फैक्ट।
समुदायों के बीच विरोधों को इंगित करना, यानी कि समुदायों के बीच केवल जो आपके विरोध हुए थे, अलग अलग समुदायों के बीच जो विरोध हुए थे केवल हम उन्हीं को बताएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल विरोधों को नहीं बताना है, उनके बीच जो सामाजिक सद्भाव भी रहे उसको भी बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा केवल ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है कि हम एक पर्सपेक्टिव का निर्माण करेंगे, यानी कि उस समय जो चीज़ें जिस तरह से थीं उसका एक बच्चों के दिमाग में एक दृष्टिकोण बना देंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, केवल ए, ठीक है। तो केवल ए ही आपका सही है, बाकी बी सी डी तीनों गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे जो है कुछ आपके पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन थे, पेडागोजिकल इशूज़ के क्वेश्चंस थे सीटेट पेपर सेकंड के लिए सोशल साइंस के। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा जो आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट आप ज़रूर करके बताइएगा कि ये आपका पेडागोजिकल इश्यूज़ आपको कैसा लगा। वीडियो से कुछ नया आपने सीखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।